नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 145 के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा क्षेत्र की आर्थिक रूपरेखा। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, इनकी अर्थव्यवस्था किन किन चीज़ों पर निर्भर है और ये किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखा जाए, जो नॉर्थ ईस्ट के 8 इलाके हैं, यानी कि 8 जो ये राज्य हैं, इनकी जो भौगोलिक आकृति है वो दो टाइप की है। यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर जो बड़ा क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, जबकि एक जो क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, यहाँ पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन होंगे। लाइक डैट, सबसे पहली बात तो यह है कि जंगल बड़े पैमाने पर जो है वो लकड़ी का स्रोत होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे खनिजों का भी स्रोत है। कोयला यहाँ पर पाया जाता है और चूने पत्थर की भी खानें यहाँ पर हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में पेट्रोल की भी खोज हुई है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखे जाए, अगर पिछले से 20-25 सालों की बात की जाए, तो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, ये पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर घूमने फिरने आते हैं, जिससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को विकास मिल रहा है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं अपना चैप्टर। अब तक इस चैप्टर की थीम बताई गई थी, एक भूमिका बताई गई थी। तो देखो, जब हम बात करते हैं भूमि की, तो भूमि कृषि का स्रोत होती है, भूमि बागवानी का स्रोत होती है और भूमि नेचुरल रिसोर्सेज का स्रोत होती है। यानी कि ज़मीन से हमें न सिर्फ कृषि गतिविधियां होती हैं ज़मीन पर, बल्कि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर भी होता है, बागवानी भी होती है और नेचुरल रिसोर्सेज भी बड़े पैमाने पर भूमि से ही हमें प्राप्त होते हैं। अब जैसे कि हमने बताया कि आपको नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं, यहाँ पे ज़्यादातर इलाके पहाड़ी इलाके हैं और कुछ इलाके यहाँ के मैदानी इलाके हैं। तो पहाड़ी इलाकों में अलग प्रकार की कृषि होती है, जबकि मैदानी इलाकों में अलग प्रकार की कृषि होती है। इसके साथ साथ जिस क्षेत्र की जलवायु जैसी होगी, उस प्रकार की फसलों को वहाँ बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसे में जब पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ पर झूम खेती होती है। अब जब आप कहोगे झूम खेती क्या होती है, तो देखो, झूम खेती में सबसे पहले पता है क्या होता है? जंगलों को काटा जाता है, क्योंकि ज़मीन को खेती लायक बनाया जाता है। अब जंगलों को काट देते हैं तो उसके बाद भी क्या रहती है? जड़ें रह जाती हैं। तो ये वहाँ पर आग लगा देते हैं। अब आग लगाने से क्या होता है? वो सारी लकड़ी जल जाती है, जो जड़ों वाली भी है, और ऐसे में वो बड़े पैमाने पर राख राख हो जाती है। उस राख का यूज़ ये खाद के रूप में करते हैं और फिर कुछ वर्षों तक वहाँ पर खेती करते हैं, जब तक भूमि में का उपजाऊपन बना रहता है। और फिर जब भूमि का उपजाऊपन घटने लग जाता है, तो ये कुछ समय के लिए उस ज़मीन को वहाँ पर छोड़ देते हैं और फिर दूसरी जगह पर खेती करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की खेती को हम झूम खेती कहते हैं और आज भी इन इलाकों में झूम खेती होती है। ठीक है भाई। तो पूर्वोत्तर भारत में खेती की जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं, वो जूट की फसल यहाँ पर बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। फल, चाय, दालें, नारियल, आलू, सुपारी, चावल, गेहूं, मक्का, तिलहन, गन्ना, अदरक, मेस्ता, मसाले, अनानास, केला, पपीता, ये सब यहाँ पर की प्रमुख फसलें हैं, जो कि यहाँ की आर्थिक जीवन का स्रोत हैं। पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों की बात करोगे तो यहाँ पर कृषि का कोई भी व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं है। यानी कि यहाँ पर ज़मीनें खरीदी और बेची नहीं जाती हैं। ये कम्युनिटी के आधार पर आधारित हैं, समुदाय के आधार पर आधारित हैं। पूरी की पूरी कम्युनिटी मिलकर उस खेती पर, क्या ज़मीन पर खेती करती है और ग्राम पंचायत द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा हर एक व्यक्ति को भूमि हस्तांतरित की जाती है। व्यक्ति ज़मीन को ना खरीद सकता है ना बेच सकता है, हालांकि उसका कंट्रोल है, वो इस क्षेत्र पर खेती करेगा, सब लोग मिलजुल कर खेती करेंगे, लेकिन ज़मीन पर किसी का भी व्यक्तिगत नियंत्रण नहीं होता। कम्युनिटी आधारित यहाँ पर, यानी कि समुदाय आधारित खेती होती है। और ये सारे निर्णय कौन लेता है? जो गांव का कौन होगा? जो गांव का प्रधान होगा। इसके अलावा जो बंदा रीति रिवाजों का उल्लंघन करेगा, नियमों का पालन नहीं करेगा, उसे भूमि से बेदखल भी किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत की अगर हम असम की बात करें, तो असम में जो मुद्दा रहा है वो बड़े पैमाने पर प्रवासी किसानों और भूमिहीन किसानों के बीच में मुद्दा बहुत गंदा वाला रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार दंगे और फसाद भी होते हैं। पूर्वी बंगाल से अगर असम में किसानों की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ है। उसका रीज़न ये था कि जो ये पूर्वी बंगाल था ना, जो ईस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल में बड़े पैमाने पर अंग्रेज जो थे वो यहाँ से लोगों को लेकर आए, क्योंकि असम की जो भूमि थी वो बंजर भूमि थी। असम की भूमि का बंजर का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर खेती नहीं हो सकती थी। एक्चुअली असम की भूमि पर बहुत सारे जो लोग थे वो वहाँ पे पारंपरिक तरीके से रहते थे। वहाँ की जो भूमि थी उस पर बड़े पैमाने पर जंगल थे, वन थे, और ये लोग इन्हीं वनों की पूजा करते थे और पूरी तरीके से प्रकृति पर डिपेंड थे। वनों से ही लकड़ी प्राप्त करते थे, कंदमूल फल फूल खाकर यहाँ के लोग जीवन यापन करते थे। अब जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यार, यहाँ के जंगल जो हैं, ये तो बहुत बड़े उपजाऊ क्षेत्र हो सकते हैं जो कि बेकार पड़े हुए हैं। ऐसे में अगर इस क्षेत्र को कृषि लायक बना दिया जाए तो बड़े पैमाने पर आमदनी हो सकती है। ऐसे में अंग्रेजों ने क्या करा? पूर्वी बंगाल से बहुत सारे लोगों को लेकर आए और उन्हें ये कहा गया कि आपको इन क्षेत्रों को खेती लायक बनाना है और आप इस यहाँ पर कृषि कीजिए। तो ऐसे में पूर्वी बंगाल से एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर आकर बस गई। ठीक है भाई। और उन्होंने इस क्षेत्र के जंगलों का बड़े पैमाने पर दोहन किया, इसकी कटाई की और उन्हें कृषि लायक बनाया।
कृषि तो शुरू हो गई, लेकिन जो वन संसाधन थे वो यहाँ पर ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उस पर गंदा वाला यानी गलत प्रभाव पड़ा, उल्टा प्रभाव पड़ा। तो पहला कारण जो यहाँ पर असम में पलायन हुआ उसका कारण एक तो आर्थिक था, लेकिन दूसरा एक कारण राजनीतिक कारण भी था। एक्चुअली पूरी बंगाल में ना पता क्या था, बहुत सारे किसान जो थे वो दरिद्र थे। उसका रीज़न ये था कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यहाँ पर ना एक कानून पास हुआ था, वो था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त कानून जब बंगाल में पारित हुआ तो इसके बाद ना किसानों की स्थिति बद से बदतर होती गई। उनसे बहुत सारा कर लिया जाने लगा, ज़मीन से बेदखली हो गई। तो इसकी वजह से जो दरिद्र किसान थे, जो गरीब किसान थे, ये लोग बड़े पैमाने पर कहाँ पर प्रवास करते हैं, ये लोग एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रवास करते हैं असम में। जिसकी वजह से असम में दो टाइप के लोग हो जाते हैं, एक असम के मूल निवासी असमिया और एक बंगाली। राजनीतिक कारण की जो मैं बात करूँ तो वो था, जो यहाँ पर एक व्यक्ति था जो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष भी था उस दौरान, वो था सदायुल्लाह। तो सदायुल्लाह पता है क्या चाहता था, सदायुल्लाह ये चाहता था कि यहाँ से जो लोग हैं वो असम की ओर प्रवास करें और वहाँ पे जाकर कृषि उगाएं और साथ ही साथ अपने धर्म को भी फैलाएं और मुस्लिम लीग की जो मुस्लिम लीग का जो समर्थन है उसको भी बढ़ावा दें। जिसकी वजह से 1930 के दशक में सैदुल्ला ने, मुस्लिम लीग सरकार ने जो थी इसकी, इसने बंगाल में पलायन को बढ़ावा दिया। बहुत सारे जो बंगाली मुस्लिम थे उन्हें वहाँ पर बढ़ावा दिया गया और इनको एक नारा दिया गया, अधिक भोजन उगाओ। हालांकि ये छुपा हुआ एजेंडा था, ये दिखाने के लिए था। इसका छुपा हुआ एजेंडा जो था वो मुस्लिम लीग को बढ़ावा देना था, उसके लोगों को बढ़ावा देना था। 1940 के दशक में देखा जाए तो यहाँ के किसानों की तुलना में प्रवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा होने लगी। बड़े पैमाने पर बंगाल से यहाँ पे लोग बसने लगे, जिसकी वजह से असम के लोगों को लगने लगा कि हमारी संस्कृति भैया खतरे में आ जाएगी और हम एक दिन अपने ही मामले में क्या हो जाएंगे, सिमट कर रह जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिसका नाम था गोपीनाथ बारदोलाई। गोपीनाथ बारदोलाई ने क्या करा, मुस्लिम लीग के विरोध में जाकर एक लाइन सिस्टम की शुरुआत करी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस सीमा के अंदर प्रवासी नहीं आ सकते, ये सीमा जो है वो असमिया लोगों के लिए ही रहेगी। इसके अलावा यहाँ की जो हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो बागवानी अर्थव्यवस्था, बड़े बड़े यहाँ पे चाय के बागान स्थापित किए गए हैं। लेकिन चाय के जो बागान है वो एकदम से नहीं स्थापित हो गए। पहले पता है क्या होता था, जो ब्रिटेन है वो चीन के साथ व्यापार करता था चाय का। लेकिन जब चीन के साथ व्यापार बंद हो गया तो ब्रिटेन को अब एक ऐसा नया देश चाहिए था, इंग्लैंड को एक ऐसा नया देश चाहिए था जिससे वो चाय की खेती करा सकते हैं। अब ऐसे में उसका इंटरेस्ट भारत में जागा। भारत में जो असम की जलवायु थी वो इसके हिसाब से थी। अब ऐसे में क्या हुआ, यहाँ पर चाय के बड़े बड़े बागानों की स्थापना शुरू हो गई। अब चाय के जो बड़े बड़े बागानों की स्थापना हो गई तो ब्रिटिश सरकार ना बाहर से बहुत सारे लोगों को लेकर आई, बहुत सारे मजदूरों को लेकर आई, ताकि वो यहाँ पर खेती करें। इसकी वजह से भी असम में बाहरी लोगों का जो है वो लगातार पलायन बाहरी लोगों का लगातार आगमन होता रहा, बाहरी लोगों का लगातार प्रवास होता रहा। अंग्रेजों ने भारत के अन्य हिस्सों, खासतौर बिहार, यूपी, राजस्थान से बहुत सारे लोगों को चाय के बागानों में काम करने के लिए प्रोत्साहन किया। उन्हें बंधुआ मजदूर बना बना के यहाँ पर लेकर आए और इस प्रकार से जो नॉर्थ ईस्ट में, खासतौर पर असम की बात करें हम, तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो चाय के बागानों पर धीरे धीरे करके निर्भर हो गई। कुल मिलाकर शॉर्ट में अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो वो समरी ये है कि और नॉर्थ ईस्ट के इलाके कैसे हैं, कुछ पहाड़ी इलाके हैं, कुछ मैदानी इलाके हैं। पहाड़ी इलाकों में लोग कैसी खेती करते हैं, झूम खेती करते हैं। जबकि अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो ये क्षेत्र हमेशा से राजनीतिक परिस्थितियों का शिकार रहा है। यहाँ पर जो मूल निवासी हैं वो असमिया हैं। ये लोग अपने जल जंगल ज़मीनों पर जो थे वो डिपेंड रहते थे। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके दोहन होना शुरू हुआ। अब यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू होने हुआ तो यह तो बड़े पैमाने पर बाहर से जो थे वो प्रवासी यहाँ पर आए। प्रवासियों की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, एक आंतरिक संघर्ष शुरू हुआ। इसके अलावा कुछ धार्मिक कारक भी थे और कुछ राजनीतिक कारक भी थे, जिसकी वजह से असम की राजनीति जो है वो प्रभावित होती गई और उसी की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती गई। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का एक दूसरे से बहुत गहरा रिलेशन होता है। ये गवर्नमेंट तय करती है कि उसे किस प्रकार से अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देना है और किन लोगों को किस जगह पर घुसपैठ करवानी है। अब हम बात करते हैं निष्कर्षण अर्थव्यवस्था की। देखो, निष्कर्षण निष्कर्षण का मतलब होता है चीज़ों को बाहर निकालना। तो नॉर्थ ईस्ट के अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब क्या हुआ, जब यहाँ पर नज़रें पड़ी गवर्नमेंट की कि भैया यहाँ पर तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे खनिज हैं, बहुत सारे चूना पत्थर हैं, यूरेनियम के भंडार भी हैं, कुछ जगह पर पेट्रोल भी है। तो ऐसे में सरकार ने तकनीक की सहायता से इन खनिजों को निकालने की सोचा, ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके, औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन जब किसी जगह पर खुदाइयाँ होती हैं, खान मिलती हैं, तो वहाँ की ना जो पर्यावरण व्यवस्था है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वहाँ की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब कहीं पर माइनिंग होती है, कहीं पर खुदाई होती है, तो पता क्या होता है, वहाँ के क्षेत्रों से लोगों को भगाया जाता है। वहाँ के क्षेत्रों को मजबूर में पलायन करना पड़ता है और नए क्षेत्रों में जाकर बसना पड़ता है। ठीक ऐसा ही नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में हुआ। कृषि और बागान के बाद क्या हुआ, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत बड़ा स्रोत था। इसमें वन उत्पाद जैसे लकड़ी, पेट्रोलियम, कोयला थे। ऐसे में सरकार आज़ादी के बाद से ही ये प्रयास कर रही थी कि नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ किया जाए। लेकिन ये प्रयास ज़्यादा फायदेमंद नहीं, ज़्यादा
तेज़ी से नहीं हो पाए, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, और इसके अलावा हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि हम ऐसा कुछ कर पाते। लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ, जब भारत ने निजीकरण की नीति अपनाई, उदारीकरण की नीति अपनाई, वैश्वीकरण की नीति अपनाई। आप सभी को पता है 1990 के दशक में 1992 में जब नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, और गवर्नर थे उस समय मनमोहन जी, जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने। तो इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति शुरू करी और प्राइवेट सेक्टर को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया, बड़े पैमाने पर ठेकेदार और निजी कंपनियों की शुरुआत करी। तो ऐसे में इस अवधि में यानी कि 1990 के दशक में केंद्र सरकार ने क्या करा, कुछ राजनेताओं, ठेकेदारों और स्थानीय व्यापारियों को ये ठेका दे दिया कि आप नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से संसाधनों को निकालो। बड़े पैमाने पर कोयला, रेत, पत्थर, चूना, यूरेनियम, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जो संसाधन थे वो निकालने शुरू हो गए। अब ऐसे में जो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी थी उसको क्या हुआ, खतरा हुआ, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा उग्र प्रदर्शन किया, आंदोलन किए, धरने प्रदर्शन किए, जिसकी वजह से कई बार बहुत सारे ठेकेदारों को यहाँ से भागना भी पड़ा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी, जो कि पर्यावरण की देखरेख करती है, उसने क्या करा, उसने ये कहा कि कोयला आप इस क्षेत्र से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इससे इस क्षेत्र की इकोलॉजी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इन्वायरमेंट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जयंतिया हिल्स की बात करो तो जयंतिया हिल्स में क्या हुआ, खानों में खनिक जो थे, जो खनन करने वाले लोग थे, जो मजदूर थे, ये खनन कर रहे थे, और ऐसे में क्या हुआ, वहाँ पर जो खान थी वो ढह गई और बहुत सारे लोग यहाँ पर मर गए, और इसको चूहे की मांद के नाम से भी जाना जाता है। यानी खुदाई के दौरान कई बार लोग असुरक्षित होते हैं और बहुत सारी मौतों के कारण भी बनते हैं। 1990 के दशक तक नागालैंड की अगर हम बात करें, यहाँ पे नागालैंड के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 1990 तक नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर खनिजों का दोहन मौजूद नहीं था। यहाँ पे सरकार ने क्या करा, खनिजों का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन 1990 के बाद यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने के उद्देश्य से भूमि को कब्जा कर लिया गया और यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से भगाया गया। सरकार सुधारों के नाम पर लोगों का यहाँ से प्रवास करवा रही थी। इसके अलावा खनिज और खनन का उपयोग करना चाहती थी। मेघालय की बात करो, मेघालय में भी ठीक ऐसा ही हुआ। मेघालय की बात करोगे तो आप लगभग यहाँ की 5 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जो खनिजों आधारित है, जिसमें सरकार ने 5.92 एकड़ ज़मीन का उपयोग कर चुकी है। और ऐसे में यहाँ पर क्षेत्रीय विवाद रहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो इनके क्षेत्रों पर कब्जा करती जा रही है, जिसकी वजह से इनके यहाँ इन लोगों को, बेचारों को वहाँ से भागना पड़ रहा है, दूसरे क्षेत्रों में पलायन करना पड़ रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से जल जंगल ज़मीन पर आश्रित हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पर आश्रित हैं। ये प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति पर ही निर्भर रहना चाहते हैं। लेकिन जब यहाँ पर निष्कर्षण अर्थव्यवस्था जो चल रही है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इससे इन लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, और यही यहाँ के विरोध का कारण है। नागालैंड और असम में एक क्षेत्रीय विवाद रहता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ की एक जगह है मेरा पानी। जो ये मेरा पानी क्षेत्र है ना, यहाँ पर बहुत सारे खनिज हैं। अब क्या होता है, नागालैंड के लोगों को लगता है कि मेरा पानी पर कब्जा हमारा होना चाहिए, और असम के लोगों को लगता है मेरा पानी पर कब्जा हमारा होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से बड़े पैमाने पर इन दोनों ही राज्यों को टैक्स मिल सकता है। इसी प्रकार से त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस की खोज हुई और उसके लिए भी भूमि का अधिग्रहण किया गया। तो जिसकी वजह से मणिपुर के लोगों का शोषण हुआ। तो निष्कर्षण अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर हमें ये बताती है कि कोई क्षेत्र जहाँ पर खनिजों की भरमार हो, अगर पेट्रोलियम जैसी अर्थव्यवस्था हो, इसके अलावा यूरेनियम के भंडार हो, या किसी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार हो, तो ये मान के चलो ये उस ज़मीन के लिए तो वरदान है, लोगों के लिए तो वरदान है, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए अभिशाप है, क्योंकि उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ती है और सरकार उस जगह पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेती है और वहाँ के संसाधनों का दोहन किया जाता है और पर्यावरण पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं टर्शरी सेक्टर की। तो देखो, अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जिसमें लोग पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड होते हैं, कृषि, पशुपालन इसमें किया जाता है। दूसरा क्षेत्र होता है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं, मशीनों से सामानों का निर्माण होता है, विनिर्माण किया जाता है। और तीसरा सेक्टर होता है टर्शरी सेक्टर, जिसे हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इसमें सेवा सेक्टर कहा जाता है, यानी कि इसमें किसी चीज़ का उत्पादन तो नहीं होता, लेकिन लोग फिर भी पैसा कमाते हैं। लाइक डैट जितने भी बैंकिंग सेक्टर हैं, बीमा सेक्टर हैं, टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, ड्राइवर हो गए, जितने भी ये लोग हैं, ये किस चीज़ का उत्पादन तो नहीं कर रहे, लेकिन लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक तरीके से ये माना जाता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, इसे टर्शरी सेक्टर कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में जो टूरिज्म का विकास हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जो बड़े पैमाने पर पर्यटन का विकास हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर सेवा सेक्टर बढ़ा है। इवन ये माना जा रहा है कि अब ना इस यहाँ की इकोनॉमी लगभग 50% जो है वो टर्शरी सेक्टर पर डिपेंड है। तो आप नॉर्थ ईस्ट के 8 क्षेत्रों को देखोगे तो स्थलाकृति यहाँ की ऐसी है जहाँ पर कृषि इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, उद्योग इतने ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सेवा सेक्टर बहुत बड़ा है। बैंकिंग सेक्टर, बीमा सेक्टर, परिवहन, संचार, लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं मिली हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन सब के बावजूद
यहाँ पर अभी उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। 2009 के हिसाब से अगर यहाँ पे आप देखोगे, शुद्ध राज्य जो घरेलू उत्पाद रहा वो 50% से अधिक रहा। इसके अलावा मणिपुर की अर्थव्यवस्था को तो ये माना जाता है ये पूरी तरीके से ही टर्शरी सेक्टर पर डिपेंड है, तृतीयक क्षेत्र पर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र उतना ज़्यादा नहीं है, कृषि वानिकी उतनी ज़्यादा नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में ना द्वितीयक क्षेत्र में ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, यानी कि बड़े बड़े उद्योग का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज़्यादा नहीं हुआ है। उसका रीज़न ये है क्योंकि एक तो यहाँ पे स्थानीय लोगों ने विरोध किया, उसके अलावा यहाँ का इलाका ऐसा है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर थे वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे। इसलिए ये माना जाता है कि ये राज्य बीमार राज्य है। बीमार का मतलब ये नहीं इन्हें कोई बीमारी लग गई है, बीमार का मतलब होता है कि जो लोग जो देश जो राज्य है अर्थव्यवस्था में क्या है वो निम्न स्थिति पे है, वहाँ पे औद्योगिक व्यवस्था आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उन्हें बीमार राज्य घोषित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सरकार पर बोझ बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो है उद्योगों का विकास नहीं हो पाता है और आमदनी नहीं हो पाती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो जित पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, यहाँ पर पर्याप्त पूंजी नहीं है, और अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करता है तो भी यहाँ पर जो दंगे फसाद होते हैं, जो वहाँ पर उसे सुरक्षा नहीं मिल पाती है, इसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स डरते हैं, क्योंकि कोई बंदा इन्वेस्ट पैसा वहीं करेगा जहाँ पर शांति होगी, जहाँ पर दंगे फसाद नहीं होंगे और उसको एक बड़ा बाजार मिल पाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में इतना बड़ा बाजार नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर यहाँ विकास नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था टर्सरी सेक्टर पर डिपेंड है। तो अब तक हमने ये पढ़ा इस चैप्टर में कि यहाँ के लोग जो ज़मीनी इलाकों से जुड़े हुए हैं वो क्या करते हैं, वो कृषि पर डिपेंड तो हैं। बागानी खेती तो की जाती है, पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी खेती तो की जाती है, झूम खेती तो की जाती है, लेकिन इसके साथ जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पर उनका दोहन किया गया और लोगों के पलायन का वो कारण बना है, और टर्शरी सेक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के सामाजिक वर्ग की, यानी कि सोसाइटी की। तो जब हम नॉर्थ ईस्ट की सोसाइटी की बात करते हैं तो इसके बारे में कुछ चीज़ हमने पहले चैप्टर में पढ़ ली थी और दूसरे चैप्टर में भी पढ़ ली थी। तो अगर आपने वो लेक्चर सुने हैं तो ये चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी चीज़ें जो अलग है मैं वो बता देता हूँ। तो वैसे तो पूर्वोत्तर राज्य के ज़्यादातर जो लोग हैं वो किस पर निर्भर हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर, जल जंगल जमीन पर निर्भर हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर बाहरी लोगों की जो है हस्तक्षेप होता गया, यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन होता गया, और जिसका सबसे बड़ा कारण है ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन ने यहाँ पर क्या हुआ, अपने लाभ के लिए आर्थिक सुधार करने की शुरुआत करी, जिससे यहाँ के संसाधनों का दोहन हुआ। समाज में दो प्रकार की क्लास हुई, एक अमीर क्लास और एक गरीब क्लास, यानी कि वर्ग विभेद को बढ़ावा मिला। जो यहाँ के बड़े बड़े लोग थे उन्होंने बड़े बड़े व्यापार पर क्या हुआ, धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया। किसानों की बात करें तो किसानों का भी यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हुआ। लेकिन एक नए मध्यम वर्ग का भी उदय हुआ, जैसे शिक्षक, वकीलों का, सरकारी कर्मचारियों का। यहाँ के शहरों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ये सब चीज़ें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी। पूर्वोत्तर भारत में बात करें तो आदिवासियों के बीच में भी भेद बढ़ा है। क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर निजी संपत्ति नहीं है, भूमि का हस्तांतरण होता है, जमीनें खरीदी और बेची नहीं जाती हैं। ऐसे में पता है क्या है, जो शक्तिशाली वर्ग हैं, जो धनी वर्ग हैं, उन्होंने पता क्या करा, जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा जो यहाँ के जो छोटे छोटे गरीब बेचारे आदिवासी हैं उनको इन्होंने पैसा उधार दिया है, और जब ये पैसा उन्हें नहीं दे पाते हैं तो उनकी जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर वो रहते हैं, उसका हस्तांतरण ये अमीर लोग अपने पास करवा लेते हैं। और इस प्रकार से जो अमीर और धनी लोग हैं, यानी कि धनी और जो ये बाहुबली टाइप के लोग हैं, इन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, और बाकी लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं तो वो इनकी दया पर निर्भर हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो सामाजिक वर्ग है वो दो क्लास में बटा हुआ है, एक अपर और एक लोअर। अपर क्लास के लोग बड़े पैमाने पर लोअर क्लास के लोगों का शोषण कर रहे हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश की एक केस स्टडी यहाँ पर दी भी गई है कि अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी समुदाय के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश के बीच में आदिवासियों का एक नया वर्ग हुआ है जो कृषि के व्यवसायीकरण कर रहा है, कृषि का व्यापारीकरण कर रहा है। और कृषि के व्यापारीकरण से देखो 1990 के बाद जो सुधार हुए हैं, इससे ना कुछ ही लोगों को इम्पैक्ट प्रभाव जो है अच्छा पड़ा है। हरित क्रांतियाँ जो हुई हैं उससे कुछ ही लोगों को प्रभाव पड़ा है। आप ये देखो, देश में कृषि के लिए 1947 से लेकर आज तक की सरकारें जो है कृषि के लिए कार्य कर रही हैं, और फिर भी कृषि इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई है। उसका रीज़न पता है क्या है, क्योंकि कृषि के कुछ वर्ग जो हैं, किसानों के कुछ वर्ग जो हैं, यही सारा प्रॉफिट ले पा रहे हैं। क्योंकि पर्सन जो है वो अनएजुकेटेड है, लोगों को अपने ना जो राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, और जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता है वो उनके लिए कुछ कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ बड़े बाहुबली टाइप के जो लोग हैं ये अन्य लोगों के संसाधनों पर कब्जा करते जा रहे हैं, और ये सब सरकार के सहयोग से ही होता है। किताब में मैंने हाईलाइट कर रखा है कि यहाँ के लोगों का जो शोषण हुआ है ये बाजार की शक्ति और सरकार के सहयोग की वजह से ही हुआ है। सरकार बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से गरीब लोगों का काम ही नहीं हुआ। जैसे कि एक किताब है एंड्रियास कुल्के की। एंड्रियास कुल्के की एक किताब है क्लास फॉर्मेशन, सोशल इनइक्वलिटी एंड द नागा एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इस किताब में बताया गया है कि शुरुआत में जो आदिवासी समाज थे वर्ग रहित था, सारे लोग एक जैसे थे, जल जंगल जमीनों पर डिपेंड थे, कोई क्लास नहीं थी यहाँ पर, सारे लोग एक जैसी आर्थिक स्थिति पर थे।
लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर बाहरी लोगों का हस्तक्षेप होता गया, औद्योगिकरण शुरुआत हुई, रोजगार की शुरुआत हुई, इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पर अमीर वर्ग और गरीब वर्ग की खाइयाँ लगातार बढ़ती चली गईं। जो बाहुबली टाइप के लोग थे उन्होंने सभी चीज़ों पर कब्जा कर लिया। जब यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की बात हुई तो जो बड़ी बड़ी खानें थीं उस पर कुछ लोगों ने नियंत्रण कर लिया और बाकी लोग मजदूर बनकर रह गए। बिल्कुल नागालैंड में भी ऐसे ही हुआ, मेघालय में भी ऐसे ही हुआ। जो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने खनक, रियल एस्टेट, व्यवसाय, इन सब पर कब्जा कर लिया। तो अगर यहाँ की हम सोसाइटी की बात करें तो पहले यहाँ की सोसाइटी क्या थी, इक्वल भी थी, समान थी, सभी लोग आदिवासी तरीके से जीवन यापन करते थे। लेकिन बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की वजह से कुछ वर्ग क्या हो गए, बड़े वर्ग बन गए। अब हम नॉर्थ ईस्ट की कुछ चुनौतियों की बात करते हैं। पूर्वोत्तर में अर्थव्यवस्था की जो चुनौती है वो सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर जो है बड़े बड़े उद्योगों का विकास नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन रहता है, लोगों में स्ट्रेस रहता है, सामाजिक अशांति रहती है। कुछ वर्गों को लगता है कि उनका शोषण किया जा रहा है, जिसकी वजह से दंगे फसाद जैसी स्थिति भी बनती है। जैसा कि आपने 2023 में देखा भी था, अभी मणिपुर कितनी बड़े पैमाने पर दंगों की आग में झुलसा था। अरुणाचल प्रदेश में गरीबी अनुपात बहुत तेज गति से बढ़ा है। असम, मणिपुर में देखोगे तो राष्ट्रीय औसत की तुलना से भी गरीबी अनुपात यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि ये लोग पूरी तरीके से आज भी प्रकृति पर ही डिपेंड है। नागालैंड में 56%, मणिपुर में 35%, मिजोरम में 26.8%, असम में 27% और अरुणाचल प्रदेश में 26% युवा जो है वो बेरोजगार हैं। उसका रीज़न ये है कि पहले नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर थे, लेकिन अब जब इन्होंने पढ़ लिख लिया तो अब ये रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं और रोज़गार इन्हें मिल नहीं रहा है। भोजन की आवश्यकता के लिए गरीबी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर भोजन की कमी हो जाती है, अकाल पड़ जाते हैं, क्योंकि कृषि उतनी ज़्यादा होती नहीं और जनसंख्या दबा के बढ़ी जा रही है। तो भोजन की आवश्यकता जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके लिए पीडीएस सिस्टम पर निर्भर है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसके तहत गेहूं और चावल बांटे जाते हैं, इसके लिए ये उस पर पूरी तरीके से निर्भर है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत की बात करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन का भी विकास नहीं हुआ है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास नहीं हुआ है, सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। तो इस क्षेत्र पर कभी ध्यान दिया ही नहीं गया। 1990 के बाद इस क्षेत्र पर ध्यान देने की कोशिश की गई। उसका रीज़न ये था क्योंकि भारत जो है वो आसियान के देशों के साथ जुड़ना चाहता था, लुक ईस्ट की नीति के तहत। जो आसियान के देशों की बात करें तो हम इंडोनेशिया, मालयशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड जो देश हैं, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनई दारुसलावी और म्यांमार, इन सभी देशों से जुड़ने के लिए जो एकमात्र क्षेत्र था वो नॉर्थ ईस्ट ही था। तो ऐसे में अगर हमें उन क्षेत्रों से जुड़ना था तो नॉर्थ ईस्ट का विकास करना था, क्योंकि सड़कों का निर्माण के बिना, ट्रांसपोर्टेशन के निर्माण के बिना, बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा दिए बिना हम कैसे उन क्षेत्रों से जुड़ सकते थे। लेकिन फिर भी ये क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। और फिर सरकारें कहती हैं कि हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, हमने तो ऐसा किया, तो फिर विकास क्यों नहीं हो रहा है भाई? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी क्षेत्र को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अगर सड़कें ही नहीं होंगी तो व्यापार कैसे होगा? अगर सड़कें ही नहीं होगी तो लोगों की आवाजाही कैसी होगी? तो आज यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज भी यहाँ पर अस्पताल नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है, इसी वजह से रोजगार के अवसरों की कमी है। तो परिवहन, अस्पताल और शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं, इनका पूरी तरीके से यहाँ पर विकास नहीं हो पाया है। बड़े बड़े बजट तो पेश किए जाते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हालांकि कुछ बड़े शहर हैं जैसे गुवाहाटी, शिलांग, यहाँ पर बड़े कुछ विकास हुआ है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जो इस पूरे पूरे क्षेत्र को चला सके। बहुत ज़्यादा अध्ययन हुए हैं, बहुत सारी स्टडी हुई है, जिससे पता चलता है पूर्वोत्तर में रोजगार के अवसरों की कमी और गरीबी की वजह से बहुत सारे लोग बाहर प्रवास कर रहे हैं। खासतौर पर मणिपुर पे देखोगे तो मणिपुर में बहुत सारे लोग प्रवास करते हैं। खासतौर पर लड़कियां यहाँ से बड़े पैमाने पर जो है तस्करी तक की जाती है। आज दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु, अन्य शहरों में देखोगे तो पूर्वोत्तर के बहुत सारे लोग मजबूरी में प्रवास करके वहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। और ये लोग, पता है, कोई बड़ा काम नहीं, ये सारे लोग पता है क्या करते हैं? आतिथ्य उद्योग, स्पा, रेस्टोरेंट, सैलून, ब्यूटी पार्लर, इन सब में काम करते हैं। और सबसे जो बड़ा प्रवास हुआ है वो मणिपुर से हुआ है। तो हमने इस चैप्टर में नॉर्थ ईस्ट की जो है वो इकोनॉमी देखी कि वैसे तो यहाँ की जो इकोनॉमी है कुछ परसेंट तक कृषि पर निर्भर है, पहाड़ी लोग झूम खेती करते हैं, लेकिन वो कृषि यहाँ के लोगों का जीवन यापन नहीं कर पाती है। औद्योगिक व्यवस्था का विकास हो नहीं पाया क्योंकि ये क्षेत्र उन सभी चीज़ों के लिए अनुकूल नहीं था, क्योंकि औद्योगिक व्यवस्था वहाँ विकास करती है जहाँ उसके लिए सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हों। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यहाँ पे संसाधनों का दोहन किया, जिसकी वजह से लोगों का पलायन हुआ। सामाजिक वर्ग की बात करें तो पहले सब लोग इक्वल थे, लेकिन आगे चलकर कुछ लोगों ने सारी चीज़ों पर कब्जा कर लिया। चुनौती की बात की जाए तो गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, अस्पताल और स्कूलों की कमी इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ हैं, जिससे पार पाना आज भी बहुत बड़ी बात है। चैप्टर यहीं फिनिश होता है, आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है। मिलता है आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।